चलो आ जाओ इधर ध्यान दो। सबसे पहले कल जो पढ़े वो रिवाइज करेंगे और उसके बाद न्यू पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल कौन सा ए स्टार्ट करे थे? AS2 क्या नाम है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा कल पढ़ते पढ़ते एक और एएस का नंबर आया था, कौन सा? AS10 किसका था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बोलो याद आ रहा क्या? यस। अच्छा इसमें AS2 की सबसे पहले डेफिनेशन से पढ़ना स्टार्ट किए। AS2 की डेफिनेशन में इन्वेंट्रीज को कैसे डिफाइन किए थे? इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड इन यूज फॉर, सबसे पहले, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या था? इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब WIP, मतलब काम अभी चालू है। और थर्ड पे क्या था? फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज सेल करने के लिए। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा मेंटेनेंस सप्लाई एंड कंज्यूमेबल भी आएगा। अच्छा इसमें मशीनरी स्पेयर सर्विसिंग इक्विपमेंट स्टैंड बाय इक्विपमेंट के लिए एक स्पेशल बात बोला था। क्या स्पेशल बात? अगर ये तीनों AS10 में कवर्ड होंगे तो AS2 में आएंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर ये तीनों AS10 में कवर्ड नहीं है तो कहां पे आ जाएंगे? AS2 में। बोलो यहां तक की बात क्लियर है? जमा? ठीक है। अच्छा अब ध्यान दो, न्यू पढ़ना। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ के एंड किए थे और ब्रीफली कल इंट्रोडक्शन दिया था एएस के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में अपने, ठीक है? इधर ध्यान। अब हर एएस में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रहेंगे। एक्सेप्शन मतलब क्या? जनरली हर इन्वेंट्री किसके अकॉर्डिंग कवर होनी चाहिए? AS2 में। जनरल रूल ये बोलता कोई भी तरीके की इन्वेंट्री हो उसकी वैल्यूएशन टेक्निक में AS2 के अकॉर्डिंग करूंगा। लेकिन हर एस में अपने अपने एक्सेप्शन रहेंगे। सर क्या ये एक्सेप्शन याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑटोमेटिकली याद रह जाता। तुमको देख के लॉजिकली भी अंडरस्टैंड होगा कि ये चीज अपने AS2 के अकॉर्डिंग नहीं आती थी, ठीक है? और ये AS2 में ही नहीं, हर एएस में तुमको एक्सक्लूजन्स एक्सेप्शंस दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है? सबसे पहले AS2 में क्या बोलता हूं अब, एक AS7 है। AS7 बनाता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। किसके बारे में? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने तुमको कल भी बताया था कि अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग से पूरा एएस है तो मैं वो एएस जाके रेफर करूंगा या जनरल एएस रेफर करूंगा? वो पर्टिकुलर एएस जाके। बोलो बराबर है क्या? यस। देखो ध्यान दो, सपोज घर में तुम दो भाई तीन भाई है, ठीक है? और एक चीज बनी छोटे भाई के लिए स्पेसिफिक, क्या बड़ा भाई भी खा सकता क्या उसमें? नहीं, खाया तो झगड़े होते। ऐसे ही है एएस का भी, सब एएस मिल बांट के भाई है, सब एएस मिल बांट के खाएंगे अगर किसी ने नहीं बोला तो। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसका एएस बना हुआ है तो वो वहीं जाएगा क्या? यस। AS7 पूरा AS7 किसके बारे में बात करेगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। किसके बारे में बात करेगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, अराइजिंग इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कवर होगा? AS7 में। कहाँ कवर होगा? AS7। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट डज मीन बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? क्या लगता है तुमको क्या रहेगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? बोलो। बिल्डिंग बनाना। बोलो बराबर है। अच्छा बिल्डिंग के लिए वर्क इन प्रोग्रेस कैसे डिफाइन होगा? सपोज मैं ईंट सीमेंट रेती ये सब लाया, इससे दीवार वगैरह बना दिया, आधा फ्लैट बना हुआ है। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बिजनेस वालों के लिए इन्वेंट्री है। क्यों इन्वेंट्री है? क्योंकि मेरा काम है फ्लैट सेल या शॉप बना के सेल करना। अब इस चीज की वैल्यूएशन अगर मैं AS2 के अकॉर्डिंगली करूंगा कॉस्ट पे तो वो तो गलत हो जाएगी, क्योंकि आज भी मैं मार्केट में वो चीज बेचने जाऊँ तो कॉस्ट के अबव ही बिकती है। तो वो केस में ये वाला एएस के जनरल रूल्स अप्लाई नहीं होते। इसलिए उसके लिए कौन सा एएस है? AS7। आज एक और नया एएस पढ़े। चलो लिखो, लास्ट पेज निकालो नोटबुक का। कौन सा एएस ऐड हो गया? AS7। पूरा नाम लिखना, रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। AS7। तीन एएस के अब तक नाम आ गए अपने पास, AS2, AS7 और AS10।
चलो, तो इधर ध्यान दो। मैं यहाँ पे जब बात कर रहा था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने सिर्फ क्या बोला, WIP कहाँ पे कवर होगा, AS7 में। क्योंकि WIP मतलब क्या, आधा अधूरा फ्लैट बन गया, आधी अधूरी बिल्डिंग बन गई, या आधा अधूरा रोड बन गया, ये मेरे लिए WIP हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब क्या, सीमेंट जैसे लाया था वैसे के वैसे ही अभी भी पड़ा हुआ है। अब क्या इसको AS7 में जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ये अब तक कंस्ट्रक्शन में यूज ही नहीं आया, ये अब तक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं आया, तो क्या इसके ऊपर AS2 लगा सकता है क्या, यस। ध्यान देना, गड़बड़ नहीं क्या बता रहा। देखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से AS7, लेकिन कोई रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में काम आ गया, मतलब हो गया WIP, मतलब अब तक कंप्लीट भी नहीं हुआ और काम अभी चालू है। अब अगर वो WIP में है तो उसके लिए वैल्यूएशन की टेक्निक्स कहाँ पे दी हुई है, AS7 में, कि जो WIP आएगा मेरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में उसकी वैल्यूएशन कैसे करना है, कहाँ पे लिखा हुआ है, AS7। अब AS7 में उसके बारे में लिखा हुआ है तो मैं किसको जाके रेफर करूंगा, AS7 को ही जाके रेफर करूंगा। लेकिन जो मेरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रॉ मटेरियल है, जो अब तक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में यूज ही नहीं आया, उसकी वैल्यूएशन तो AS7 नहीं पता था, क्योंकि AS7 बिल्डिंग की वैल्यूएशन निकालेगा, सीमेंट की वैल्यूएशन थोड़ी निकालेगा, यस। तो जो मेरे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रॉ मटेरियल है जो अब तक यूज नहीं आया, रॉ मटेरियल का अगर मेरा इन्वेंट्री पाइलअप रहा, तो रॉ मटेरियल के इन्वेंट्री कहां पे रेफर करूंगा मैं, AS2 में। बोलो बराबर है क्या, यस। देखो आगे ध्यान दो कैसे लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं अपन सबसे पहले, फॉलोइंग आर द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ AS2 रिवाइज। अच्छा, AS2 रिवाइज ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अमेंड हुआ होगा, जब जब अमेंडमेंट होता AS2 के आगे या जो भी AS नंबर रहता उसके आगे रिवाइज रह जाता। अब तक मेजोरिटीली मोस्ट ऑफ द AS रिवाइज हो चुके हैं। सर एग्जाम में AS के नंबर के आगे रिवाइज लिखना जरूरी है क्या, तो इसका आंसर इज नो। एग्जाम में AS2 के आगे रिवाइज लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या, बोलो रे, काम अभी चालू है, यानी बिल्डिंग बनना चालू हो गई, दीवार वीवार बन गई आदि। अंडर कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कवर्ड अंडर कौन सा AS7, कहाँ पे कवर होगा, AS7 में। तो अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो AS7 बताता। हाउएवर इन्वेंट्री हेल्ड फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन, इन्वेंट्री मतलब क्या, जैसे कि सीमेंट या फिर बहुत सारी ब्रिक्स रह सकता, रेती रह सकता, कोई भी तरीके की इन्वेंट्री जो कहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाया लेकिन अभी तक रॉ मटेरियल ही पड़ा हुआ है, वो कवर हो गया क्या AS2 में, यस। क्या बोला हुआ है, लाइंग एट द साइट शुड बी हाउएवर कवर्ड बाय AS2 रिवाइज्ड। मतलब सिर्फ किसकी बात की, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का WIP, किसकी बात करी है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का WIP मतलब क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। बोलो बराबर है क्या, यस। ध्यान देना हमेशा, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस, कोई स्पेसिफिक AS उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, तो मैं वो स्पेसिफिक AS में ही जाके रेफर करूंगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक AS उसके लिए नहीं है तो जनरल AS आके रेफर करूंगा, और इन्वेंटरी के लिए जनरल AS कौन सा रहेगा, AS2। गड़बड़ नहीं, ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले अपन ने पढ़े एग्जांपल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय द AS7। अब वो AS7 में डिटरमाइंड है तो उसके लिए AS2 रेफर करूंगा क्या, नहीं। लेकिन जो मेरी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रॉ मटेरियल है वो AS7 में लिखा हुआ है क्या, नहीं, उसके लिए क्या क्या रेफर करूंगा, AS2। बोलो बरोबर है क्या, यस, 100% ठीक है। अब एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें WIP निकालना इज इम्पॉसिबल, जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री। अब एक बात बताओ, सपोज अपनी बात चालू हुई, मैंने 50% पोर्शन पढ़ा दिया और बीच में 31 मार्च आया, अब मैंने 50% तो सर्विस दे दिया। अब क्या, लेकिन सपोज अपनी बात ऐसी हुई थी तो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद मेरे को फीस देंगे, तो फीस देंगे ऐसा है नहीं, ठीक है, फीस पहले ही देनी है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा कि मान लो, अरे मान लिया तो बोलो, मेरे क्लास का रूल नहीं मालूम का, मैं जब भी बोलता मान लो तो क्या बोलना, मान लिया। तो मान लो तुमको फीस एंड में पे कर दिया, लेकिन मैं ऑलरेडी पढ़ा, हाँ, सिर्फ मानना था। लेकिन
तुमको फीस भले ही एंड में पे करनी है, लेकिन मैंने क्या 31 मार्च तक कुछ पोर्शन पढ़ाया है क्या? यस, कुछ ना कुछ पोर्शन तो पढ़ाया हुआ है। अब जो मैंने ऑलरेडी पोर्शन पढ़ा दिया, क्या मैं उसको इन्वेंट्री बोलूंगा क्या? नहीं। मैंने सर्विस दिया, मैं बोलूं तुम सब मेरी इन्वेंट्री हो, अच्छा लगेगा क्या ऐसा? नहीं। तो सर्विस इंडस्ट्री में मैं जितनी सर्विस प्रोवाइड कर दिया, क्या मैं उसको इन्वेंट्री बोलूंगा क्या? नहीं, क्योंकि वो कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन अगर वही फैक्ट्री में आधा काम हो गया रहता तो अपन उसको क्या बोल रहे थे? वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन क्या ये चीज सर्विस इंडस्ट्री में पॉसिबल है क्या? नहीं है। जहां पे भी मैं सर्विसेज दूंगा वहां पे मैं बोल ही नहीं सकता है 50% मेरी इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा। नहीं, मैं डायरेक्टली, तुम जब AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ेंगे, ठीक है, एक और एएस बोल दिया, चलो लिख लो। अच्छा, लास्ट पेज निकालो, लिखो AS9। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन में अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि सर्विस इंडस्ट्री में जहां पे भी मैं कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वहां पे रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है विदाउट इन्वेंट्री के वैल्यूएशन। मतलब बिना WIP माने भी मैं सर्विस इंडस्ट्री में डायरेक्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन करता, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के बेसिस पे। तो इसलिए सर्विस इंडस्ट्री में मैंने जितनी सर्विस प्रोवाइड कर दिया, क्या मैं उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलूंगा क्या? बोलो रे। नहीं बोलूंगा। उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलूंगा क्या? नहीं। वो कोई मेरे लिए वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट है क्या? नहीं। बोलो जमरा क्या? देखो आ जाओ, सेकंड क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। किसके बारे में बात की है? सर्विस प्रोवाइडर के बात की है। That is cost of providing part of services. For example, shipping company fuel stores are not consumed at the end of the accounting period is inventory, but not cost of use in progress. देखो क्या बोल रहा है, गड़बड़ नहीं, आराम से। एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ है? अगर मैं शिपिंग कंपनी हूं तो मेरा काम क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सामान लेके जाना। जनरली शिपिंग कंपनी मतलब जो बोट से, शिप से ट्रांसफर करते हैं उसको शिपिंग कंपनी बोलते हैं। कोरियर वाले को शिपिंग कंपनी नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, सपोज इंडिया से तुम गुड्स लेके जा रहे दुबई शिप में। अब इंडिया से गुड्स दुबई लेके जा रहे शिप में, तो एक दिन में, 2 दिन में पहुंच जाएंगे या इट विल टेक टाइम? इट विल टेक टाइम। लग सकता 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने। लेकिन बीच में आ गया 31st, क्या आया बीच में? 31 मार्च। टोटल मेरी शिपिंग कॉस्ट थी सपोज 1 लाख रुपए। कितनी शिपिंग कॉस्ट थी? 1 लाख। लेकिन मैं 60% वे तक पहुंचा, तो क्या मैं 60% वे क्रॉस कर दिया तो उसको WIP बोल के रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि वो भी एक तरीके से सर्विस है। वो भी एक तरीके से सर्विस है, तो क्या मैं सर्विस में WIP रिकॉग्नाइज कर सकता क्या? नहीं। लेकिन एक बात बताओ, सर्विस इंडस्ट्री में कोई भी रॉ मटेरियल बचा हुआ है जो मैं सर्विसेज में कंज्यूम करने वाला हूँ, जैसे कि शिप चलाने के लिए क्या लगेगा? फ्यूल लगेगा। बोलो बराबर है क्या? यस। तो फ्यूल, मेरे पास फ्यूल का कुछ स्टॉक रिमेनिंग है तो उसको इन्वेंट्री बोलूंगा क्या? यस। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा था, मेरे पास माइक का स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं उसको इन्वेंट्री बोलूंगा क्या? यस। मेरे पास नोट्स के पेजेस पड़े हुए हैं, क्या मैं उसको इन्वेंट्री बोलूंगा क्या? यस। और उसको AS2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री बोल रहा तो AS2 के हिसाब से वैल्यूएशन भी कर सकता। लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज को मैं इन्वेंट्री बोल ही नहीं सकता। जैसे सर्विस इंडस्ट्री में WIP, सर्विस इंडस्ट्री में WIP को मैं बोल सकता क्या इन्वेंट्री? नहीं। तो उसके ऊपर AS2 लगेगा क्या? नहीं। सिंपल चीज, सर्विस इंडस्ट्री का WIP कोई इन्वेंट्री है क्या? नहीं, इसलिए AS2 के वैल्यूएशन टेक्निक्स नहीं लगते। बट ध्यान दो, गड़बड़ नहीं। सर्विस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो सर्विसेज देने के लिए कंज्यूम होने वाला है उसको इन्वेंट्री बोलूंगा क्या? यस। समझा क्या? सर्विस इंडस्ट्री में सर्विसेज देने के लिए मैं कोई भी चीज कंज्यूम कर रहा, जैसे माइक कंज्यूम कर रहा, नोट्स कंज्यूम कर रहा, कुछ भी चीज कंज्यूम कर रहा, क्या मैं उसको इन्वेंट्री का पार्ट बोलूंगा क्या? यस। और उसपे क्या लगेगा? AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस पे लगेगा क्या? नहीं। देखो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस में अराइज फॉर डिफरेंट अदर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी, मेडिकल सर्विसेज एंड सो ऑन। कुछ इंडस्ट्री में अराइज हो सकता, जस्ट ओपन एंडेड आंसर बोल के छोड़ दिया, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, अपनी बुक में जो चीजें तुमको ध्यान रखने की है, ये चीजें रेड में कलर्ड है। यानी रेड कलर वाली जितनी भी चीजें रहेंगी वो तुमको ऑटोमेटिकली रिकॉल होनी चाहिए, ध्यान रहनी चाहिए और ऑटोमेटिक रह जाता। देखो
एक्सक्लूजन्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूजन्स क्या पढ़े, AS7 ध्यान रखना। WIP अराइजिंग अंडर AS7 आएगा क्या AS2 में? नहीं। कहाँ क्या रेफर करेंगे उसके लिए? AS7। लेकिन अगर वही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की इन्वेंट्री रॉ मटेरियल रहा तो AS2 जमा। सेकेंडली पढ़े किसके बारे में? सर्विस इंडस्ट्री। किसके बारे में? सर्विस इंडस्ट्री। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर सर्विस इंडस्ट्री, अब मैं उसको इन्वेंट्री बोलूंगा क्या? नहीं। लेकिन कोई रॉ मटेरियल है, कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो मैं सर्विस कंज्यूम में यूज करने वाला हूँ, उसका इन्वेंट्री पाइलअप है, उसको इन्वेंट्री बोलूंगा क्या? यस। और क्या लगाऊंगा? AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। बोलो बराबर है क्या? यस। सपोज मान लो थर्ड एग्जांपल, अतुल सर ने डिसाइड किया अपन स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमा रहे, पैसा ही पैसा हो रहा, और सर ने बोले मैं पढ़ाना छोड़ के अब बिजनेस डालूंगा स्टॉक मार्केट का। ठीक है, अब तुमको वैसे भी टेंशन नहीं है, तुम्हारा फाउंडेशन का मैथ्स हो गया, अब अतुल सर पढ़ाए नहीं पढ़ाए हमको तो फर्क नहीं पड़ता सर। ठीक है, तो अतुल सर ने तुम जाने के बाद तुम्हारे दुख में डिसाइड किए कि अब मेरी लास्ट बैच थी, अब मैं टीचिंग नहीं करूंगा और मैं क्या करूंगा? स्टॉक मार्केट का बिजनेस। अतुल सर का काम है शेयर मार्केट से शेयर लेना बेचना, लेना बेचना। अब एक बात बताओ, शेयर मैंने बेचने के लिए खरीदा, खरीदूंगा और बेचूंगा। ट्रेडिंग बिजनेस में भी क्या होता है, अपन गुड्स बेचने के लिए खरीदते, गुड्स खरीदते और बेचते। बोलो बराबर है क्या? यस। तो अतुल सर ने शेयर खरीदे, क्या वो शेयर इन्वेंटरी रहेंगे क्या? शेयर खरीदे अतुल सर, बिजनेस है अतुल सर का, बोलो वेदर इट इज इन्वेंटरी। अपने इन्वेंटरी के लॉजिक से बताओ। देखो हर चीज का रीजन होना चाहिए, तुम अगर ना बोल रहे तो रीजन होना चाहिए, हाँ बोल रहे तो रीजन होना चाहिए। जवाब नहीं है, आराम से बैठे एकदम, तो तुम्हारी इंटर नष्ट हो जाएंगी। तो जवाब तुमको 100% पार्टिसिपेट करना है, जब तक 100% पार्टिसिपेशन नहीं देंगे कहीं ना कहीं अटकते रहेंगे। तो बोलो किसको कितनों को लगता कि इन्वेंट्री है शेयर्स? एक, हाँ लगता, कितनों को लगता नहीं है? अरे ऐसे कैसे, ना हाँ बोल रहे ना ना बोल रहे, कुछ तो बोलो। हाँ देखो वापिस से पूछ रहा, देखो यू दोनों में से एक साइड रहना कंपल्सन है, नहीं तो ऐसा श्राप लगता सीए इंटर फेल हो जाएंगे। ठीक है, जवाब पक्का दो कुछ तो, कोई तो एक साइड रहो, या तो हाँ रहेगा या तो ना रहेगा, या तो हाँ रह सकता या तो ना, इधर इट कैन बी यस और इट कैन बी नो। तुम ये जवाब नहीं दे सकते, सोच के बताएंगे। ठीक है, तो वापिस से पूछना, अतुल सर ने शेयर मार्केट का बिजनेस डाले और मार्केट से शेयर खरीदे, क्या वो शेयर इन्वेंट्री है? यस कितने लोग बोल रहे हैं? एक दो तीन चार, हाँ आप देखे यस वाले। नो कितने लोग बोल रहे हैं? नो, क्यों नो? दर्पण, हाँ हाँ, ये ऐसे लोग रहते जो आगे का पढ़ के कुछ तो भी जवाब दे रहे। व्हाट इज AS13? हाँ, क्यों नहीं है शेयर्स? हाँ क्योंकि वो शेयर है सर, क्योंकि वो शेयर है, वो इन्वेंट्री नहीं है। शेयर ऐसा पढ़ के ही नहीं लगता सर, शेयर इन्वेंट्री हो जाएंगे ऐसे कैसे? चलो अब एक बात बताता, ऐसे टाइम पे हमेशा क्या रेफर करना? डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे पहली लाइन ही क्या थी बोलो? फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या शेयर फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है क्या? यस। तो इन्वेंट्री है क्या? यस। हमेशा डेफिनेशन के अगेंस्ट में जाना ही नहीं अपने को। डेफिनेशन बोलते इन्वेंट्री है क्योंकि सेल करने के लिए लेके आए, सेल करने के लिए लेके आए तो क्या रहेगा मेरे लिए? इन्वेंट्री रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो सर शेयर की वैल्यूएशन AS2 के अकॉर्डिंग करूंगा क्या? बोलो। तो इसका आंसर भी नहीं है। अच्छा एक और चीज बताता, शेयर्स डिबेंचर या कोई भी ऐसे करते तो इसके लिए अलग से एक AS है, वो AS का नाम है AS13 इन्वेस्टमेंट्स। क्या है?
AS13 इन्वेस्टमेंट, निकालो नोटबुक लिख लो। कितने सारे एएस के नाम पढ़ लिए सर एक ही दिन में। अच्छा एक और अच्छी बात बताओ क्या, AS13 इन्वेस्टमेंट दिनेश सर पढ़ाने वाले हैं तुमको, पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। अब है ना, आईसीआई से गड़बड़ हो गई एएस बनाते टाइम। आईसीआई ने बोला AS13 में शेयर्स हेल्ड एज इन्वेंट्री नहीं आएंगे। क्या बोल रहा, देखो ध्यान दो, ध्यान दो, इधर खाली आगे क्या पढ़ के नहीं, इधर सुनो। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से AS13 तो था, लेकिन AS13 में भी उसके बारे में बात नहीं किया। इन्वेंट्री के लिए फिर जनरल एएस कौन सा था, AS2, लेकिन AS2 ने भी हकाल दिया। लिटरली ऐसा हुआ इन्वेस्टमेंट के साथ, शेयर्स अगर तुमने इन्वेंट्री की तरह होल्ड किए तो ना वो AS13 में कवर्ड है ना AS2 में कवर्ड है। तो बाद में आईसीआई को समझा ये तो क्या हो गई गड़बड़, चाहे कहाँ बेचारा। अच्छा AS2 में कवर नहीं करने का रीजन बताता। एक बात बताओ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन अब तक तुम जनरली पढ़ के आएंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस पे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बोलो बराबर है क्या, किस पे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्या पढ़ के आए क्या, बोलो रे एक बार बोलो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन अपन किस पे करते थे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बोलो बराबर है, यानी मैं कितने में बेच सक रहा मार्केट में इन्वेंट्री को। लेकिन एक बात बताओ, शेयर में कोई शेयर होल्ड कर रहा हूँ, वो शेयर एग्जैक्ट कितने में बिकेंगे मेरे को जब बेचना है, ये निकाल सकता क्या मैं, नहीं। तो शेयर के केस में नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालना इस एक तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि एग्जैक्ट शेयर कितने में बिकेंगे किसी को भी नहीं पता। ये पर्पस से AS2 में से किसको निकाला, शेयर्स को। लेकिन AS13 में भी इसको अपना नहीं है माना, AS13 में बोलता हम तो हाथ नहीं लगाते। तो बाद में इसके लिए अलग से गाइडलाइन आई। और एक बात बताऊं, इसके ऊपर MCQ भी दिया आईसीआई ने MTP में, इसके ऊपर MCQ भी आया। और मैं बोलता था जनरली ये वाली जो चीज है ये दूसरे जगह पे कवर्ड थी, लेकिन मैंने यहाँ पे डाल दिया था उसके रिगार्डिंग जो गाइडेंस नोट दिया हुआ है, ठीक है ध्यान देना। शेयर्स, डिबेंचर्स, other financial instrument held as stock in trade. It should be noted that these are excluded from the scope of AS13 as well. मतलब क्या, ये AS2 के तो एक्सक्लूजन से है, और कहां पे भी एक्सक्लूडेड है, AS13 में भी एक्सक्लूडेड है। यानी ना घर का ना घाट का, ना AS13 में ना AS2 में। तो इसके रिगार्डिंग गाइडेंस क्या बोलता, करंट इंडियन प्रैक्टिस इज टू वैल्यू देम एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। यानी तुम इन्वेंट्री जो इन्वेस्टमेंट की रहेगी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो किस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अपन जनरल इन्वेंट्री किस पे करते थे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लेकिन ये वाली इन्वेंट्री किस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। व्हाट इज फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब क्या, आज की डेट में शेयर प्राइस क्या चालू है, वो मेरी क्या हो गई फेयर वैल्यू। अच्छा अब शेयर में फेयर वैल्यू निकालना आसान था क्या, यस, शेयर में फेयर वैल्यू निकालना आसान है, इसलिए अब किस में वैल्यू कर दिया शेयर्स को, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बोलो बराबर है क्या, यस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि शेयर्स हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड किस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बोथ और नन, क्या सेलेक्ट करके आएंगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू का लॉजिक समझा क्या, एनआरवी निकालना पॉसिबल नहीं था, इसलिए क्या आ गया फेयर वैल्यू। यानी जब भी कोई टर्म रिप्लेस होगा क्या उसका रीजन होगा क्या, यस। एनआरवी निकालना इजी नहीं था शेयर में, इसलिए इन्होंने क्या लेके आ गए फेयर वैल्यू। बोले बराबर है क्या। अच्छा अगर तुम भी रहते, सपोज तुम एएस बनाने वाले रहते, तुम एएस बना रहे, तुम आई से कल को फ्यूचर में तुम चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे, चार्टेड अकाउंट बनने के बाद बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जाएंगे, ठीक है। फिर आईसीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी के तुम सपोज बोर्ड एग्जीक्यूटिव बन गए, ठीक है, और तुम एएस बना रहे, और तुम्हारे पास ऐसी प्रॉब्लम आई कि शेयर सेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड वैल्यू कैसे करना है। तो एग्जिस्टिंग क्या था, कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी निकाल नहीं सक रहे, तुम्हारे पास सिंपल सॉल्यूशन क्या दिखा,
एनआरवी हटाओ, क्या मिलेगा शेयर में, फेयर वैल्यू लाओ, वही कर दिया। तो हर बार यहाँ पे भी कुछ भी चेंजेस है, इट इज क्वाइट लॉजिकल। मतलब बोलता रहा इंटरमीडिएट का सिलेबस इज द मोस्ट लॉजिकल इन द वर्ल्ड। मतलब कोई शायद से मेरे को लगता है साइंस का इतना सिलेबस लॉजिकल नहीं रहता। साइंस में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कोई क्या क्या रहता। मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स तो अपने पास भी है, वो बोल नहीं सकते, नहीं तो अतुल सर ऊपर से आ रहे नीचे मारने। ठीक है, तो लिटरली बोलता सी ए इंटरमीडिएट में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का सिलेबस इतना लॉजिकल है, हर एक चीज में लॉजिक है, खाली लॉजिक ढूंढने की इच्छा रहना, वो बात अलग है। ठीक है, चलो जमा क्या। यस, क्या पढ़े अपन ने, शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। एएस 2 में कवर्ड है क्या, नहीं। एएस 13 में भी कवर्ड है क्या, नहीं। एएस 13 क्या था, इन्वेस्टमेंट। एएस 13 किसका था, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में भी कवर्ड है क्या, नहीं। लेकिन इसकी क्या इंडियन प्रैक्टिस क्या है, किस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। किस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो गाइडेंस नोट्स में दिया हुआ है। बोलो बराबर है क्या, यस। अब ध्यान देना, अब एक और प्रॉब्लम आ रही है लास्ट, ध्यान देना। ये क्या है, ग्रास है, ये खेती है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज की। ठीक है, अब एक बात बताओ, सपोज मेरा यहाँ पे चल रहा नहीं, कुछ पैसे ऐसे आ रहे नहीं, गरीबी बहुत, एकदम बहुत गरीबी चल रही, गरीबी लाइफ वाइट। तो मैंने डिसाइड किया अब ये सब पढ़ाना वढ़ाना छोड़ के मैं खेती करूंगा। गाँव में जाऊंगा, मस्त हल चलाऊंगा, खेती करूंगा, सुबह से शाम तक मेहनत, एकदम खून पसीने की कमाई। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया मैं खेती करूंगा। ठीक है, और सीए सीए खेती करेगा तो लार्ज स्केल पे। ठीक है, तो अपन ने भी खेती की बहुत लार्ज स्केल पे, एकदम बैंक से सीसी वगैरह उठाई 2-3 करोड़ की, फुल एकदम बहुत जबरदस्त, 100-200 एकड़ में खेती कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे। अब देखना, ध्यान दो, मैं खेती कर रहा था, खेती में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकला, प्रोड्यूस का मेरे पास स्टॉक है। अब एक बात बताओ, क्या ये स्टॉक मेरे लिए सबसे पहली चीज इन्वेंट्री है क्या, यस, इन्वेंट्री तो है। अब इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पे करते थे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लेकिन एक बात बताओ, इसकी कॉस्ट तो हमेशा नेग्लिजिबल रहेगी। होता है क्या ऐसा, एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तुमको खर्चा कितना आता है, एक वो सीड्स लगाते एक तो, बोलो बराबर है, यस, उसके बाद थोड़े फर्टिलाइजर डालेंगे, लिटरली रेशियो 1% से भी कम रहता उसका जो आउटपुट निकलेगा, और उसमें जो खर्चा हुआ वो बहुत कम है। तब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे रेशियो कॉस्ट का बहुत कम है, यानी इवन इफ एनआरवी मार्केट से बहुत कम आ रही, स्टिल मैं तो हमेशा किस में बता रहा हूँ, कॉस्ट पे, तो ये तो गलत हो रहा, मतलब बराबर है क्या, यस। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइव स्टॉक ये सब ऐसी चीजें है जहाँ पे खर्चा बहुत कम रहता लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा है। ऐसी चीजों में अगर मैं कॉस्ट में वैल्यूएशन कर रहा तो वो तो गलत हो गया। ठीक है, सपोज और एक एग्जांपल लेते, एक भैंस लिया अपन ने, ठीक है, अपन दूध का तबेला डालेंगे। ठीक है, भैंस ही देती ना दूध, तो भैंस है अपने पास। अब भैंस रोज दूध दे रही, मिल्क, और मैं वो मिल्क स्टोर करके अमूल मिल्क वालों को बेचता। अब मेरे पास स्टोर है सपोज 10,000 लीटर, इसकी कॉस्ट क्या है बताओ, कॉस्ट क्या है, कुछ भी नहीं, जीरो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है मेरे पास इन्वेंट्री है ही नहीं, इन्वेंट्री है क्या, यस, इन्वेंट्री तो है। इवन इफ इसको इसकी कॉस्ट नेग्लिजिबल है, स्टिल ये इन्वेंट्री है क्या, यस। तो इसको वैल्यूएशन तो करनी चाहिए क्या मैंने, लेकिन अगर मैं कॉस्ट और इनर विचर इज लोअर वाला रूल लगाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा। इसलिए प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला, कॉस्ट को हटा दो, सिर्फ किस पे वैल्यू करेंगे, सिर्फ एनआरवी पे वैल्यू करेंगे। किस पे वैल्यू करेंगे, एनआरवी, बोलो बराबर है क्या, यस। आ जाओ, ध्यान दो, क्या है देखो, प्रोड्यूसर्स ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब क्या, वही एनिमल्स वगैरह जो होल्ड करते, ठीक है, एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मिनरल ऑयल, ओर्स एंड गैसेस,
to the extent they are measured at net realizable value in accordance with the established practices in those industries. मतलब इसको किस पे वैल्यू करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट क्रक्स है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। बोलो बरोबर है क्या? यस, ध्यान देना। Where sale is assured under a forward contract or a government guarantee or homogeneous market exists when there is a negligible risk of failure to sell। मतलब क्या है, देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे, जनरली ये प्रैक्टिसेस यहाँ पे होती है जहाँ पे गवर्नमेंट गारंटेड प्राइसेस रहते हैं। एक बात बोला, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए क्या गवर्नमेंट गारंटेड प्राइसेस है क्या? यहाँ पे एपीएमसी मार्केट है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहने दो, उसका तुमको गवर्नमेंट फिक्स प्राइस रहता, उतना तो तुमको मिलेगा ही। इस वजह से मेरे को हमेशा क्या कभी भी उसकी कॉस्ट कम, कॉस्ट से भी कम पे बिकेगा क्या? नहीं, जो मार्केट की वैल्यूएशन फिक्स है उस पे बिकेगा। और उसमें एनआरवी निकालना भी बहुत आसान है, जो गवर्नमेंट के प्राइस है वो डायरेक्ट निकाल सकते। तो क्या मैं डायरेक्टली किस पे वैल्यूएशन करूंगा? एनआरवी पे ही वैल्यूएशन करूंगा। बोलो बराबर है क्या? यस, ध्यान देना, गड़बड़ नहीं। कितनी चीजें? चार। कितने एक्सक्लूजन से? चार। सबसे पहला एक्सक्लूजन AS7 वाला, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की WIP कहाँ पे कवर्ड है? AS7 में। तो वो AS2 में आएगा क्या? नहीं। लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रॉ मटेरियल क्या AS7 में कवर्ड है क्या? नहीं। तो वो कहाँ पे आ जाएगा? AS2 में। बोलो जमा क्या? यस। उसके बाद सेकेंड थिंग, वर्क इन प्रोग्रेस फॉर सर्विस प्रोवाइडर, क्या इसको कभी वैल्यू करूंगा क्या? नहीं, हमेशा AS2 से एक्सक्लूड हो जाता। बोलो बराबर है क्या? उसके बाद था शेयर्स, डिबेंचर या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, वो AS13 में कवर्ड है क्या? नहीं। AS2 में भी कवर्ड है क्या? नहीं। उसकी जनरल प्रैक्टिस क्या है, किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। किस पे वैल्यू करूंगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, उसके बाद क्या था लास्ट? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हमेशा किस पे वैल्यू करूंगा? एनआरवी। किस पे वैल्यू करूंगा? एनआरवी। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ साथ क्या क्या लिया था? एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइव स्टॉक लिया। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, उसके बाद मिनरल एक्सट्रैक्शन लिया। बोलो बराबर है क्या? ये इतनी सब चीजें ध्यान रही बस है। बोलो जमा। यस। तो देखो कल डेफिनेशन पढ़े, डेफिनेशन में अपन ने तीन चीजें पढ़े थे। सबसे पहले सेल के लिए, फिर दूसरा था WIP मतलब फॉर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और लास्ट था फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बोलो बराबर है क्या? अच्छा, इसमें मशीनरी स्पेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट कब आएगा? जब वो AS10 में कवर्ड नहीं है। लेकिन अगर AS10 में कवर्ड है तो वहां रेफर करूंगा, लेकिन AS10 में कवर्ड नहीं है तो AS2 में। उसके बाद डायरेक्टली किस पे आ गए? एक्सेप्शंस मतलब एक्सक्लूजन्स पे। किस पे आए? एक्सक्लूजन्स। बोलो मेरे साथ, वर्डिंग याद रहने चाहिए। क्या किस पे आए? एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स में कितनी चीजें थी? कितनी चीजें थी? चार चीजें। कौन सी चार चीजें? बिना देखे याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या था? बोलो। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर AS7 का WIP, वो कहाँ पे कवर्ड है? AS7 में। तो वो AS2 में आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर वही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रॉ मटेरियल है तो AS7, AS2। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, इसके बाद सेकंड चीज क्या पढ़ा था? सर्विसेज में WIP। सर्विसेज में WIP को इन्वेंट्री बोलूंगा क्या? नहीं। कभी वैल्यू करेंगे क्या? नहीं। अच्छा, मैंने तुमको बताया सर्विसेज का रेवेन्यू फिर कैसे रिकॉग्निशन करूंगा? AS9 में रेफर करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन जनरल AS है। बोलो बराबर है क्या? यस। उसके बाद थर्ड आ गए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट शेयर्स मैंने स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड किया, तो इसके लिए एक AS13 था इन्वेस्टमेंट, लेकिन वहां पे भी ये चीज कवर्ड है क्या? नहीं। ये चीज AS2 में भी कवर्ड है क्या? नहीं। तो इसकी जनरल प्रैक्टिस क्या है, किस पे वैल्यूएशन करूंगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बोलो बराबर है क्या? यस। पक्का जमा। अच्छा, उसके बाद फोर्थ चीज क्या थी? बोलो। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाइव स्टॉक, ये सब के केस में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करूंगा क्या? नहीं। सिर्फ क्या लूंगा? एनआरवी लूंगा। क्या लूंगा? एनआरवी। अच्छा, ये चारों भी पॉइंट लॉजिकल है क्या मेरे को बोलो? यस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला भी लॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत कम रहेगी, तो कॉस्ट में वैल्यूएशन करने का कोई सेंस नहीं बनता। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट वाला भी पॉइंट लॉजिकल है, क्योंकि कॉस्ट और वहां पे क्या लेनी चाहिए? एनआरवी तो है ही नहीं, तो इसलिए मैंने क्या लिया? कॉस्ट और फेयर वैल्यू। बोलो बराबर है क्या? यस। सर्विसेज का भी पॉइंट लॉजिकल है, क्योंकि वहां पे WIP को अपन क्लासीफाई नहीं कर सकते। फर्स्ट वाला पॉइंट भी लॉजिकल है, क्योंकि उसके लिए अगर स्पेसिफिक चीज है तो वहां पे स्पेसिफिक चीज रेफर करो। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, वहां पे AS7 में अगर मैं बताऊं तो AS7 में परसेंटेज कंप्लीशन मेथड एक पढ़ने वाले, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंग वहां पे WIP वैल्यूएशन करेंगे, वो अपन अलग से सीखेंगे पूरा AS7 में। ठीक है जमा? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट? पक्का? देखो,
अभी दिस इज द ओनली फर्स्ट केस, इसलिए मैं धीरे धीरे, इवन इफ अपना एक पेज भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं बहुत स्लो चल रहा, ठीक है। अभी तक तो अपन क्वेश्चंस पे आए नहीं। एक बार क्वेश्चंस पे आना चालू किया तो, क्योंकि अब तक जितने पॉइंट पढ़े अपन ने वो बेसिक है, इसके ऊपर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इनडायरेक्ट कोई ना कोई पॉइंट में पूछ लेगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ये बोलो बराबर है क्या? यस। ठीक है, एमसीक्यू था, देख के जाएंगे। ठीक है चलो, नहीं है वो एमसीक्यू यहाँ पे, बट ओके, ठीक है। चलो फिर लेट्स एंड फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास कौन सी है तुम्हारी?